नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और प्यारे बच्चे, आज ये एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है डाइस पासा, जिसको आपने देखा होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपके रेलवेज का एग्जाम हो, या और भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारे लोग तैयार होंगे आज इस टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। आसानी से आप इस टाइप के सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। डाइस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे, जहां पे ये मान के चलना कि आपको डाइस का कुछ भी नहीं पता, वहां से हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का जो भी सिलेबस होता है, एक तो कंबाइन ये सिलेबस हो गया कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं होगा नोटिफिकेशन देख लोगे, नहीं होगा हम उसको रेगुलर क्लास में आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन में। लेकिन एक टॉपिक का सिलेबस जानना भी जरूरी होता है कि इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस टॉपिक के सिलेबस को सबसे पहले जानेंगे और एक एक करके एक एक पार्ट हम उसका उठाएंगे। उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे डाइस टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्यारे दोस्तों आपका डाइस टॉपिक। डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चे पासा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। और पासा डाइस, आप सारे बच्चों ने डाइस तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा भाई, लूडो वगैरह तो सबने खेला है। तो डाइस टॉपिक में जो लूडो आप खेलते हो ना, तो लूडो में जिसका यूज करते हो, लूडो में जिस चीज का यूज आप करते हैं नंबर्स को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, अब इस डाइस टॉपिक में प्यारे बच्चे क्या क्या सबसे पहले पढ़ना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि सबसे पहले क्या कौन कौन सी चीजें इसमें इस डाइस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले आपको एक चीज और बता दूं कि डाइस की शेप जानना आपके लिए जरूरी है। डाइस एक 3 डाइमेंशनल फिगर होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डाइस में सरफेस कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सरफेस कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, तो मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठ के इस टॉपिक को देख रहे हैं ना, तो उस कमरे को एक डाइस कंसिडर कर लीजिए। एक्चुअल में वो डाइस नहीं होगा, क्योंकि डाइस में एक्चुअल में वो क्यूब नहीं होगा, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है, और आपके कमरे की लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होगी। लेकिन उसे आप एक पासा कंसिडर करो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए आपके उस कमरे के अंदर सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं, आप कहोगे एक टॉप है, एक बॉटम है, ऊपर नीचे, फिर आपके राइट साइड में एक है, आपके लेफ्ट साइड में एक है, और आपके फ्रंट में एक है, और आपके बैक में एक है। तो टोटल दो, दो चार, और दो कितने हुए, 6। तो आपके पास सरफेस कितने होते हैं, 6। ठीक है, जिसमें इसको हम बोलते हैं टॉप सरफेस, तो टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम सरफेस होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट सरफेस, तो फ्रंट का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चे, बैक सरफेस होगा। और इसको हम बोलते हैं राइट, तो राइट का अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट सरफेस होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक डाइस में 6 सतह होते हैं, और एक बार में हम डाइस के किसी 3 ही सरफेस को देख सकते हैं। 3 हमेशा हिडन होते हैं, हमेशा छिपे हुए होते हैं। जब भी आप डाइस देखोगे ना, तो एक बार में आप डाइस के 3 ही सरफेस को देख सकते हो। 3 हमेशा क्या होते हैं, हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चे, कोने 8 होते हैं। जैसे उस कमरे में कोने देखो, तो 1 2 3 4, 4 इस साइड, 4 इस साइड, 8। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 ही तो आपके पास कोने हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं एजेस कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो इसमें एज हमेशा होते हैं 12। ये तो बेसिक सी चीज है कि आपको ये बात पता होगी, नहीं होगी तो अब आप जान गए। अब आते हैं प्यारे बच्चे की डाइस जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो इस डाइस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट आपका आएगा जब डाइस की एक सिंगल फिगर दी गई होगी, एक पोजीशन दी गई होगी एक डाइस की, इस पे कुछ नंबर्स होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
डाइस के एक पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जब एक ही डाइस के दो स्थितियां दी गई हों, एक ही पासे की दो स्थितियां प्यारे बच्चे दी गई हों, और इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो यहां पे लिखा 2 3 4, यहां लिखा 4 5 और 6, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही डाइस की दो स्थितियां दी जाएगी, सॉरी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि व्हेन ओनली वन सरफेस इज कॉमन, जब पासे की सिर्फ एक सतह समान हो, ठीक है। व्हेन ओनली वन सरफेस इज कॉमन, पासे की, जैसे मान लो कि आपके पास एक डाइस है, उस डाइस को आपने उछाला, तो डाइस को उछालने के बाद 2 बार आपने उछाला, तो उछालने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है ना कि एक सरफेस सेम टू सेम रिपीट हो जाए। बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो एक बार हमने डाइस को उछाल दिया तो नंबर हम देख पा रहे हैं 2 3 4, दूसरी बार उछाला तो हम नंबर देख पाए 3 5 6, तो एक सरफेस कॉमन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप कहेंगे नहीं सर, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 सरफेस कॉमन हो जाए, व्हेन 2 सरफेस इज कॉमन, 2 सतह क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे मान लो एक ही डाइस को हमने 2 बार उछाला है, तो पहली बार में 4 5 6 आया, दूसरी बार में 4 5 1 आ गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एक ही डाइस को जब हम 2 बार फ्लिप करें, 2 बार उछाले, तो 2 सरफेस कॉमन आ सकते हैं। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, कोई भी सतह क्या समान ना हो। तो ये 3 टाइप के आपके सवाल बनते हैं, कब, जब एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए होते हैं, जिसमें एक सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए। व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार उछाल लो, ठीक है। उसके बाद से अगले टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका ओपन डाइस से, जब एक डाइस को खोल देते हैं तो उससे रिलेटेड सवाल बनता है कि अपोजिट निकालिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जब इस डाइस को क्लोज करेंगे तो कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल होगा। और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि प्यारे बच्चे 2017 में एक बार पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी एक बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसका नाम है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। लैंग्वेज भी दी जाती है डाइस में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लैंग्वेज भी दी जाती है। एक लैंग्वेज दे दी गई और उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपको डाइस खुद से बनाना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा उस टाइप के सवाल। तो आपके सामने 5 टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जब डाइस की एक पोजीशन दी जाए, एक ही डाइस की 2 पोजीशंस दी जाए, 3 टाइप के क्वेश्चन, फिर मोर देन 2 पोजीशन, ओपन और लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे कैसे करेंगे उसको देख लो। सबसे पहले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे ये वाला, दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे ये वाला, तीसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट ये पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पोर्शन के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और टॉपिक में टाइप नंबर 1 का पार्ट नंबर ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन only 2 positions of a single dice is given, when only 2 positions of a single dice is given, and one surface is common, ठीक है। इस टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं जब पासे की सिर्फ 2 स्थितियां दी गई हों, जब पासे की सिर्फ 2 स्थितियां दी गई हों और एक सतह समान हो, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहला टाइप होता है प्यारे बच्चे अपोजिट निकालने का। बहुत कॉमन सा ये सवाल है अपोजिट निकालने का, सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया और एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए मैंने आपके सामने, एक ही डाइस के दो पोजीशंस आपके सामने दिए गए हैं। यहां लिखा मैंने 2 3 4, यहां लिखा 4 5 एंड 6। ठीक है भाई, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए, एक सरफेस इसमें कॉमन भी है, और मैं आपसे पूछूं कि दो के अपोजिट क्या होगा, तीन के अपोजिट क्या होगा, तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी और चार के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जब भी एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, जहां पे प्यारे बच्चे एक सरफेस कॉमन हो, तो सबसे पहले हमारी नजर उस कॉमन सरफेस पे ही पड़ेगी। हमारी नजर सबसे पहले किस पे पड़नी चाहिए, उसी कॉमन सरफेस पे हमारी नजर पड़नी चाहिए। जैसे यहां पे देखो क्या कॉमन है प्यारे बच्चे, 4, तो आप इसे उठाओ 4 और ऊपर नीचे लिख दो। जैसे यहां पे आपने लिखा 4 ऊपर नीचे लिख दिया, और 4 से या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, मर्जी आपकी है। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज क्योंकि सहूलियत होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ो, तो आपको पता है कि घड़ी के चलने की दिशा में मुड़नी है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन यहां पे मैंने बोला या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घूमना आपके लिए इजी है, तो मैं कहूंगा या तो आप क्लॉकवाइज में ही रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज में ही घूम लो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सतह से जो कॉमन है, दोनों सतह जो भी कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो अब देखो 4 से क्लॉकवाइज में जाओगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, तो 4 के बाद हमने यहां 3 लिखा, 3 के बाद 2 लिखा। जो जो क्लॉकवाइज में सरफेस आ रहा है उसको नोट करते जाओ। यहां देखो 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो 2 के अपोजिट जो जिसके नीचे ऊपर आ गए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, तो जो बच गया वो 4 के अपोजिट होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 4 के अपोजिट 1 कैसे आया, ये आपने कैसे कंसीडर किया। मेरे प्यारे बच्चे, एक जो डाइस होता है लूडो वाला, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है। और नंबर क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 1। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने निकाल लिया, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 1 है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकला, और अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन का मैं आपको अपोजिट बताना है, एक बार फटाफट बताइए सारे बच्चे। यहां पे डाइस की पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। यहां लिखा 1 5 और 6, और यहां लिखा 6 2 और 3। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। मैंने क्या बोला आपसे कि जो कॉमन सरफेस है सबसे पहले उसे पकड़ो। यहां कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 6, तो 6 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। 6 के बाद 1, 1 के बाद 5 आया, 6 के बाद 1 आएगा प्यारे बच्चे, 1 के बाद 5। और यहां देखो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 6 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2, 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 4 होगा। बड़े आराम से आपने निकाल लिया भाई कि 1 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 4 है। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो अपोजिट निकालने का आता है। और ध्यान रखिएगा, ये डाइस टॉपिक आपका ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक भी होता है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस पर निर्भरता भी होती है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन एक इस तरीके का बनाया मैंने, अभी ऑप्शन डिपेंडेंट वाला दे नहीं रहा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मान लो इस टाइप का पूछ लिया जाए कि एक ही आपके सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, आपके सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए। यहां लिखा 4 5 6, यहां लिखा 3 4 1। ये दो पोजीशंस आपके पासे में दिए गए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विच नंबर विल कम विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1, विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1। आकृति 1 के निचले स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
क्वेश्चन पूछा गया आकृति 1 के निचले स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2। आकृति 2 के निचले स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आकृति 2 आपके सामने है, इसके निचले स्थान पे कौन सा अंक आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है इफ 1 इज एट टॉप, यदि एक ऊपरी स्थान पर है, इफ 1 इज एट टॉप, यदि एक ऊपरी स्थान पर है, देन विच नंबर विल कम एट बॉटम। तो निचले स्थान पे कौन आएगा। देन विच नंबर विल कम एट बॉटम, निचले स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, यहां पे बार बार पूछा गया है कि निचले स्थान पे कौन सा अंक आएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको अपोजिट ही निकालना है। सबसे पहले अपोजिट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, जो कॉमन सरफेस है उसको पकड़ो। क्या कॉमन है, 4। 4 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 6 और 5 आएगा। 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5, और यहां देखो 4 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 2 होगा। ये तो आपने निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए फिगर 1 के निचले स्थान पे क्या आएगा। तो फिगर 1 के ऊपरी स्थान पर क्या है, दिमाग में यही आएगा ना कि अगर फिगर 1 के निचले स्थान पे पूछा गया है, फिगर 1 के बॉटम सरफेस पे क्या आएगा ये पूछा गया है, तो टॉप पे क्या है 4, और जो टॉप पे होगा उसी का अपोजिट तो बॉटम पे आएगा। बोलिए हाँ या ना। और 4 का अपोजिट क्या है, 2, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 2। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि फिगर 2 के बॉटम पे क्या आएगा, तो फिगर 2 के टॉप पे क्या है, 3, तो जो 3 का अपोजिट होगा वही तो बॉटम पे आएगा, और 3 का अपोजिट क्या है, 6, तो आपका आंसर 6 होगा। बोला गया अगर 1 टॉप पे हो तो बॉटम पे क्या आएगा। अगर मान लो 1 टॉप पे हो जाए तो जो 1 का अपोजिट होगा वही तो बॉटम पे आएगा, और 1 का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 5, तो आंसर क्या आने वाला है, 5। क्लियर है भाई, बोलिए बात समझ में आई। जैसे कई बार आपके डाइस में नंबर्स की जगह लेटर्स भी अंकित होते हैं, अक्षर भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर है, और पहले मैंने ये बोल दिया है मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट का यूज किया है। ये बात मैं अगर पहले नहीं बोलता तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाता। तो मैंने आपसे बोला कि ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट दिया गया है, यहां लिखा ए बी सी, यहां लिखा बी ई और एफ, ठीक है। ये डाइस की पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। आपसे पूछा गया कि ए के अपोजिट बताइए, बी के अपोजिट बताइए, सी के अपोजिट बताइए। तब आपने क्या सीखा प्यारे बच्चे, आपने यही तो सीखा कि जो कॉमन सरफेस है उसको पकड़ो। सबसे पहले कॉमन सरफेस आपके सामने बी है, बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे तो सी और ए आएगा, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए, और यहां बी के बाद ई आया, और ई के बाद क्या आया, एफ आया, ठीक है। तो ए के अपोजिट एफ होगा, सी के अपोजिट ई होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि मैंने ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट लिए थे, उसमें डी आता है जो हिडन है। तो ए के अपोजिट प्यारे बच्चे एफ है, बी के अपोजिट डी है, सी के अपोजिट ई है। क्लियर। तो अपोजिट निकालने में किसी को कोई दिक्कत भाई, अपोजिट निकालने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑप्शन डिपेंडेंट क्यों होता है ये टॉपिक, तो उसे भी देख लो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए, यहां पे लिखा $% हैशटैग डॉलर एंड कॉपीराइट, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई डॉलर का अपोजिट आपको बताना है क्या आएगा, डॉलर का अपोजिट क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। और आपके सामने अगर ऑप्शंस ना हो तो अब आप क्वेश्चन का आंसर में डॉलर के अपोजिट कुछ किसी को भी कह दो, वही आंसर है। जैसे यहां पे मैंने लिखा %, कॉपीराइट और ट्रायंगल। आपसे पूछा गया है कि डॉलर के अपोजिट क्या आएगा, आपसे पूछा गया है डॉलर के अपोजिट क्या आएगा। अब आप क्या कहोगे प्यारे बच्चे कि सर डॉलर से अगर मुझे क्लॉकवाइज में चलना है, डॉलर से अगर मुझे क्लॉकवाइज में चलना है तो यहाँ @ और परसेंटेज आएगा, और यहाँ पे कॉपीराइट और हैशटैग आएगा। तो मुझे ये तो पता है कि परसेंट के अपोजिट हैशटैग है, @ के अपोजिट कॉपीराइट है, लेकिन डॉलर के अपोजिट मुझे एक नया सिंबल चाहिए। डॉलर के अपोजिट क्या चाहिए, नया सिंबल, जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ हो।
अब देखो क्या एट द रेट यूज नहीं हुआ, हो गया, क्या परसेंटेज नहीं हुआ, हो गया, कॉपीराइट भी हो गया, लेकिन ट्रायंगल नहीं हुआ, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ट्रायंगल आएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, आप ये भी कह सकते हो, जब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो, आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते थे। कैसे? कि जो कॉमन सरफेस होता है, जो समान सतह होती है, उसके अपोजिट हमेशा छिपा हुआ सतह होता है। जो कॉमन होता है उसके अपोजिट हमेशा हिडन होता है। अब देखो डॉलर यहां दोनों में कॉमन था, तो आपको ढूंढना था ऑप्शन में से कि कौन सा हिडन हो सकता है। एट द रेट दिखाई दे रहा, परसेंटेज दिखाई दे रहा, कॉपीराइट दिखाई दे रहा, लेकिन ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस होगा। बात समझ में आई क्या? जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चे, आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया और यहां पे आपसे अपोजिट पूछा गया है। यहां पे ये डाइस की पहली फिगर, दूसरी फिगर, 11, 22, 33, 33, 44 और 55। आपसे पूछा गया 33 का अपोजिट बताइए क्या आएगा। और आपके सामने प्यारे बच्चे ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके से, 22, 11, 66 और 55। आप मुझे बताइए फटाफट प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। आपने क्या कहा सर, 33 तो कॉमन है। एक तो आप सारा अपोजिट निकालो, तो अगर मान लो 11 का अपोजिट पूछा, 22 का अपोजिट पूछा, तो मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे 33 का अपोजिट पूछा जो कि कॉमन है, तो कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस। अब 33 क्या हिडन है, 22 क्या हिडन है, छिपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है, 55 भी दिख रहा है, 66 नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलिए बात क्लियर हुई क्या? जैसे एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने दे दिया, एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे और आपके सामने दिया, और इसमें आपसे पूछा गया है, यहां नंबर्स कुछ नंबर्स नहीं, रंग है, ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, और ये ग्रीन है, ठीक है, पिंक है और पर्पल है। ठीक है, आपसे पूछा गया प्यारे बच्चे कि ग्रीन का अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, और मैं यहां मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको देखना है, बताना है कौन सा आंसर होगा। ग्रीन के अपोजिट ब्लू, रेड, ब्लैक और पिंक। दूसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। और अगला ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके सामने, ब्लैक, व्हाइट, कैन नॉट डिटरमाइन और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, क्वेश्चन एक ही है कि ग्रीन के अपोजिट बताओ। अगर ऑप्शन ये होगा तो आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन ये होगा तो आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन ये होगा तो आंसर क्या होगा। एक बार फटाफट ट्राई करिए, बताइए जल्दी जल्दी। तो आप क्या कहेंगे सर, कि सर ग्रीन के अपोजिट आपको निकालना है, तो ये ग्रीन कॉमन है, तो कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस, लेकिन ब्लू तो दिखाई दे रहा, रेड दिखाई दे रहा, पिंक दिखाई दे रहा, ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक आंसर होगा। सर ब्लैक भी नहीं दिख रहा है, व्हाइट भी नहीं दिख रहा, पिंक तो दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा। तब आपका आंसर क्या होगा, आइदर ए और बी। आपको अब नहीं पता कि ग्रीन के अपोजिट ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, तो आंसर आप क्या देंगे, आइदर ए और बी। यहां देखो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज का फर्क समझ लो। नन ऑफ दीज का मतलब होता है ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या ब्लैक और व्हाइट हो नहीं सकता क्या? आप कहोगे हाँ सर ब्लैक और व्हाइट तो अपोजिट हो सकते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते ना कि ऑप्शन में है ही नहीं आंसर। तो ये भाई ऑप्शन में आंसर तो है, इसका मतलब नन ऑफ दीज नहीं होगा। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? फटाफट बताइए क्लियर है क्या ये बात? तो अपोजिट आप आराम से अब निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए। जब भी आपको अपोजिट निकालना है, वन सरफेस कॉमन है, आपको क्या करना है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, उसके बाद अपोजिट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, अगर ऑप्शन डिपेंडेंट है तो आपकी निर्भरता ऑप्शंस पे होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर है प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी बताओ।
क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? फटाफट बताओ। चलो, अगर ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगले पॉइंट पे आएंगे तो एक सरफेस कॉमन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिख, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस, विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है, या फिर लैंग्वेज हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, या तो ये लैंग्वेज हो सकती है। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के साथ आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, या तो लिखा हो इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, ठीक है भाई। या फिर लिखा जाए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है भाई। इन दो टाइप से लैंग्वेज यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक सवाल दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन पॉसिबल होगा। जैसे आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया मैंने यहां पे मेरे प्यारे बच्चे एक ही डाइस के 2 पोजीशंस बनाए, एक ही पासे की 2 स्थितियां आपके सामने बनाई है, ठीक है। डाइस की पहली और दूसरी पोजीशन, यहां लिखा है 2 3 6 और यहां लिखा है 4 6 और 1, और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा ऑप्शन पॉसिबल होगा, मतलब तीसरी बार अगर डाइस को उछाले तो क्या आ सकता है, या फिर आप देख के बताओ ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। देख के बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहां पे नंबर है 4 5 6, यहां नंबर है 3 4 और 5, यहां नंबर है 1 2 3 और यहां नंबर है 5 3 और 2, ठीक है भाई। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा डाइस पॉसिबल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपोजिट ही निकालना पड़ेगा। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चे, अपोजिट ही आपको निकालना है। अपोजिट कैसे निकालना है सर, कोई ना कोई एक कॉमन है, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे। 6 से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो 2 और 3 आएगा, देखो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, और यहां देखो प्यारे बच्चे 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद 4 आया, ठीक है भाई। अब 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 5 आएगा। ये बात तो क्लियर है भाई। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक ऐसा पॉइंट यहां पे बोलने जा रहा हूं जिससे आप 90% डाइस के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम डाइस टॉपिक के रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इस एक स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे तरीके से कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन सेकेंडों में निकलेंगे। कैसे, वो बात जरा यहां लिख लीजिएगा नोट करके। और वो बात क्या है प्यारे बच्चे, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर हाइड टुगेदर, एंड कैन नेवर हाइड टुगेदर। हिंदी में लिख लो, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है
तो इस टाइप के क्वेश्चन या डाइस के 90% टॉपिक के 90% पार्ट के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे बच्चे इसी पॉइंट का इस्तेमाल करो इस वाले में और बताओ, बोला गया दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बोलना है, बताना है कि कौन सा डाइस इसमें पॉसिबल होगा या इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूछा गया ना कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उल्टा करो, कौन सा ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन गलत है उसे हटा दो, जो बच जाएगा वो आंसर होगा। कैसे, देखो 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, क्या एक साथ दिखाई दे सकते हैं? आपने कहा नहीं सर, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। ऐसे ही देखो 2 के अपोजिट 1 है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। और 3 के अपोजिट 4 है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। 3 ऑप्शन काट दिया, जो बच गया वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए बात समझ में आई क्या? 3 ऑप्शन काट दिया हमने, जो बच गया वो आपके क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपसे पूछा गया। आपको क्या निकालना है, कौन सा गलत है, सबसे पहले उसे निकाल दो, जो बच जाएगा वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखा है ए, ई और एफ, और यहां लिखा है ई, डी और बी, और आपके सामने प्यारे बच्चे 4 ऑप्शंस हैं। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत आप छाट लोगे, सही अपने आप पता कर दोगे। ई सी डी लिखा हुआ है, यहाँ डी एफ ई है, यहाँ प्यारे बच्चे बी, डी और सी है, और यहाँ ए, ई और बी है। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट ही तो निकालना है। बोलो यस और नो, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अपोजिट। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा सर ई कॉमन है। क्या कॉमन है, ई, तो आपने ऊपर नीचे ई लिख लिया। अब ई से आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद ए आएगा, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद ए आया और यहां ई के बाद डी और डी के बाद बी आया, ई के बाद डी और डी के बाद बी। ए के अपोजिट बी है, डी के अपोजिट एफ है, तो ई के अपोजिट सी होगा क्योंकि हमने शुरुआत में एक से ए से लेकर एफ तक के लेटर्स उठाए हैं। अब देखो सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। और ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए बात समझ में आई क्या, फटाफट बताइए। जैसे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए, यहां पे प्यारे प्यारे बच्चे ब्लू, रेड और येलो लिखा गया, ब्लू, रेड और येलो, और यहां पे ऑरेंज, येलो और ग्रीन लिखा गया। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देंगे, लेकिन ध्यान से करेंगे तो सवाल का आंसर सही भी आएगा। बिल्कुल ध्यान से अगर आप करें तो क्वेश्चन का आंसर आपका 100% सही आएगा। और इसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है और कैसे सवाल आपको फंसा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, तो आप इत्मीनान से बस पढ़ो। ये येलो है, ये रेड है, ये ऑरेंज है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये ऑरेंज है, ये आपका रेड है, और ये आपका येलो है। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चे ये ग्रीन है, ये ब्लू है, और ये क्या है, येलो है। और मेरे प्यारे बच्चे ये ब्लू है, ये व्हाइट है, और ये रेड है। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। आपने क्या कहा सर, कॉमन क्या है इसमें, येलो कॉमन है ना, तो हमने यहां येलो लिख लिया।
येलो से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो रेड आएगा और रेड के बाद ब्लू आएगा। येलो के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, और वहां येलो के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ऑरेंज है, और ऑरेंज के बाद क्या है, ग्रीन है। ब्लू के अपोजिट ग्रीन होगा, रेड के अपोजिट ऑरेंज होगा, येलो के अपोजिट आपको एक नया कलर चाहिए। ठीक है, अब येलो के सबसे पहले तो ये देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर रहे हैं। रेड और ऑरेंज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये हो नहीं सकते आंसर। ब्लू और ग्रीन एक साथ दिखाई दे रहा है, ये हो नहीं सकता आंसर। और ऑरेंज और रेड एक साथ दिखाई दे रहा है, ये हो नहीं आंसर। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, येलो के अपोजिट नया कलर होना चाहिए, यहां पे नया कलर कौन सा यूज किया गया है, व्हाइट यूज किया गया है। तो व्हाइट और येलो एक साथ दिख नहीं सकता, तो या तो येलो या व्हाइट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पे व्हाइट है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर है भाई? अरे बोलो ना। चलिए जी, एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए फटाक से, क्या आएगा। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों और आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद फिर मैं आपको एक सवाल में फंसा दूंगा, और जब आप फंस जाओगे तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा, बताऊंगा आपको, और तब जीवन भर के लिए वो चीज याद हो जाएगी आपको, है कि नहीं, कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर फंसे तो निकलें कैसे। ठीक है भाई, अगर मान लो ऑप्शन एलिमिनेट ना हो पाए, और कहने का मतलब दो ऐसे ऑप्शन बच गए जिसमें अपोजिट के बेस पे एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करिए मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद उस सवाल पे आते हैं। यहां लिखा है एट द रेट डॉलर परसेंटेज, कॉपीराइट, रुपी और परसेंटेज, और यहां पे एट द रेट परसेंटेज एंड डॉलर, और यहां पे रुपी हैशटैग एंड डॉलर। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मुझे अपोजिट निकालना है। क्या कॉमन है भाई, डॉलर कॉमन है ना, तो हमने डॉलर यहां पे ऊपर नीचे लिख लिया। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो परसेंट के बाद रुपी आएगा, और डॉलर के बाद एट द रेट के बाद हैशटैग आएगा। तो ये आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये क्लॉकवाइज में चलेंगे और इनके हम सरफेस को नोट डाउन करेंगे। अब आपको पता है कि डॉलर के अपोजिट आपके लिए एक नया सिंबल होना चाहिए, यस और नो, नया सिंबल होना चाहिए। अब नया सिंबल के पहले जो कॉमन है उसको हम हटा देते हैं, मतलब क्या कि जो एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहां देखो, परसेंट और एट द रेट एक दूसरे के अपोजिट दिख नहीं सकते, रुपी और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट दिख नहीं सकते, और परसेंट एट द रेट एक दूसरे के अपोजिट दिख नहीं सकते, तो बी ऑप्शन बचा। अब डॉलर के अपोजिट नया सिंबल क्या है, यहाँ पे कॉपीराइट है। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट और डॉलर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, या तो डॉलर या कॉपीराइट, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उस क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आ रहा हूं कि अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन में फंस जाओ, तब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। वो एक सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे तरीके से ट्राई करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन है, यहाँ 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ 2 है, 1 है और 6 है, और आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन है। 100% फंसोगे आप इस सवाल में, लेकिन निकालूंगा मैं ही, और आपको अच्छा तरीका बता के निकालूंगा जहां से एक पॉइंट आप सीखोगे, और जब उस पॉइंट को सीख लोगे तो आगे गलतियां नहीं होंगी किसी भी कीमत पे। ठीक है जी, चलो तो जरा ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहां लिखा है प्यारे बच्चे 1 4 5, यहां लिखा है 2 3 5, यहां लिखा है 3 4 एंड 2, और यहां लिखा है 5 4 एंड 6। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई, बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आपने क्या कहा कि सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है सर, अपोजिट ही निकालना है। तो 1 कॉमन है प्यारे बच्चे, हमने 1 ऊपर नीचे लिख दिया। 1 से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 3 एंड 5 आएगा, है कि नहीं। और यहां देखो 1 के बाद 6 एंड 2 आएगा, 1 के बाद 6 एंड 2, तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4 है। अब अपोजिट के बेस पे कितने ऑप्शंस कट रहे हैं वो जरा चेक करो।
आपने कहा कि सर 3 के अपोजिट 6 है, कहीं नहीं दिख रहा है। 5 के अपोजिट 2 है, कहीं नहीं, यहां पे दिख रहा है 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, दिख नहीं सकते। 1 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट है, दिख नहीं सकते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां देखो 3 4 2 है, यहां 4 5 6 है। अब ये ऑप्शन नंबर सी और डी में से कौन सा आंसर होगा? क्योंकि अपोजिट के बेस पे जब हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया था इसके पहले वाले सवालों में, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था, एक बच जा रहा था, वही अपने क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन यहां पे ऐसे 2 ऑप्शन अपोजिट के बेस पे नहीं कट रहे हैं। अब हम क्या करें? 2 ऐसे ऑप्शन है जो अपोजिट के बेस पर नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करें? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, यहां से एक बात सीखना, क्या कि अपोजिट कैन नेवर चेंज। जैसे मान लो आपके अंदर हल्क वाली शक्तियां आ जाए और जिस कमरे में आप बैठे हो उसे आप 1000 बार उछाल दो, क्या ऐसा कभी होगा कि पहले जिस कमरे में बैठे हो तो छत आपके ऊपर है, फ्लोर आपके नीचे है, उस कमरे को जब आपने उछाला तो छत के बगल में ये फ्लोर जाके लग जाए, छत का पड़ोसी ये फ्लोर हो जाए? ऐसा होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा सर, चाहे कितनी बार भी उछाल लो, टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट ही रहेगा। तो अपोजिट कैन नेवर चेंज, विपरीत कभी भी नहीं बदलते हैं प्यारे बच्चों। अब विपरीत कभी भी नहीं बदलते हैं, तो उस पॉइंट का यहां पे क्यों जिक्र किया आपने? इसलिए जिक्र किया कि 2 ऑप्शन में आप फंस गए। तब आपको क्या करना है? एक ऑप्शन को उठाओ, क्वेश्चन फिगर की डाइस से कंपेयर करो, अगर अपोजिट सेम आ रहा है तो वो डाइस पॉसिबल होगा, अगर अपोजिट अलग अलग आ रहा है तो डाइस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हमने ऑप्शन नंबर सी को उठाया और डाइस के किसी एक क्वेश्चन फिगर से कंपेयर कर दो। ऑप्शन नंबर सी को हमने उठाया, जो कि कुछ यहां पे इसके सरफेस पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? 3 4 और 2 लिखा है। और डाइस के किसी भी एक फिगर से कंपेयर करो जिसमें एक सरफेस कॉमन मिल जाए। तो आपने कहा सर पहले ही फिगर को उठा लो, तो मैंने कहा कि चलो पहले फिगर को उठा लेते हैं, आपने कहा है तो आपकी बातों का सम्मान करते हुए ये 1 3 और 5 है। अब यहां पे अपोजिट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? ये 3 कॉमन, तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 आएगा। ठीक है, और यहां देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 आएगा। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, जब हमने यहां सी ऑप्शन को उठा के डाइस के किसी एक क्वेश्चन फिगर से कंपेयर करवाया, तो क्या अपोजिट सेम टू सेम ओरिजिनल की तरह आया क्या? यहां पे 4 के अपोजिट 1 है, यहां 4 के अपोजिट 5 आ गया, यहां 2 के अपोजिट 5 है, यहां 2 के अपोजिट 1 आ गया, मतलब अपोजिट बदल गए। एंड अपोजिट कैन नेवर चेंज, अपोजिट कभी बदलते नहीं है। तो अगर ये ओरिजिनल में 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, जो कि यहां पे नहीं आ रहा है कंपेयर करने पे, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है भाई, तो जो बच गया वही आंसर है। लेकिन कोई बच्चा ये कहेगा कि नहीं नहीं सर, आपने ना ऑप्शन नंबर सी को डाइस के पहले फिगर से कंपेयर किया, अगर दूसरे फिगर से कंपेयर करते सेम आ जाता तो। मैंने कहा चलो उस ख्वाहिश को भी पूरी कर लो। मैंने ऑप्शन नंबर सी के पोजीशन को डाइस की सेकंड फिगर से कंपेयर किया है, और ऑप्शन नंबर सी लिखा है 3 4 2 और डाइस की दूसरी फिगर लिखी है 1 2 और 6। ठीक है, ये डाइस की दूसरी फिगर है। अब यहां पे अपोजिट निकालो भाई, क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है प्यारे बच्चे, तो 2 से क्लॉकवाइज में 3 और 4 आएगा, हाँ या ना? और यहां 2 के बाद 1 और 6 आएगा। अब जरा देखो 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 6, बताओ क्या ओरिजिनल अपोजिट से सेटिस्फाई हो रहा है क्या? कि भाई यहां 4 के अपोजिट 1 है, यहां 3 के अपोजिट 1 है, यहां 3 के अपोजिट 6 है, यहां 4 के अपोजिट 6 है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमने काट दिया, डी आंसर सही होगा, क्योंकि सी को डाइस के किसी भी फिगर से कंपेयर करवाने पे सेम टू सेम अपोजिट नहीं आ रहा है। तब कोई बच्चा कहेगा कि अच्छा डी भी कैसे? एक बार डी को कंपेयर नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो चलो जी, डी ऑप्शन को डाइस के किसी भी एक फिगर से कंपेयर करो। जैसे यहां पे प्यारे बच्चे लिखा हुआ है 4 5 और 6, और डाइस की पहली फिगर से कंपेयर कर दे भाई, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 3 एंड 5। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपने कहा 5 कॉमन है, 5 हमने ऊपर नीचे लिख लिया, 5 से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 4 और 6 आएगा, 5 के बाद जाएंगे 1 और 3 आएगा। तो जरा देखो ओरिजिनल में 1 के अपोजिट 4, यहां भी 1 के अपोजिट 4,
ओरिजिनल में 3 के अपोजिट 6, यहां भी 3 के अपोजिट 6, और 2 के अपोजिट 5, यहां भी 2 के अपोजिट 5। फिर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर, आपने डाइस के पहले फिगर से कंपेयर किया था, अगर दूसरे फिगर से कंपेयर कर दो, क्या पता अपोजिट अलग अलग हो जाए, तो आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपके सेटिस्फेक्शन को देखते हुए हम दूसरे फिगर से भी कंपेयर करेंगे कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ। 4, 5, 6 डी ऑप्शन है, और दूसरी फिगर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्या है? दूसरी फिगर है 1, 2 और 6। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपने कहा 6 कॉमन है, हमने यहां लिख लिया 6। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 5 और 4 आएगा, और यहां क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2 और 1 आएगा। ओरिजिनली 1 के अपोजिट 4 था, जी था। 2 के अपोजिट 5 था। 3 के अपोजिट 6 थे। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट कैन नेवर चेंज। कब लगाएंगे? जब ऐसे दो डाइस में आप फंस जाएं जहां पे आपको अपोजिट के एलिमिनेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे दो डाइस में आप फंस जाएं तो उन दोनों डाइस को कंपेयर करिए ओरिजिनल फिगर से, और ओरिजिनल फिगर से कंपेयर करने के बाद अगर अपोजिट हु बहू आए जो पहले आपने निकाला था, सेम टू सेम आए, तो वो डाइस पॉसिबल होगा। अगर सेम टू सेम ना आए तो वो डाइस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? फटाफट बताइए, क्या ये बात क्लियर है भाई? क्लियर है ना ये बात? फटाफट बताइए। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल एग्जाम 2026 का अब नजदीक आ चुका है, हम आपके लिए एक टारगेटेड बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच। और ये अगर आपका लक्ष्य है एसएससी सीजीएल को क्लियर करना, तो मेरे प्यारे बच्चे ये लक्ष्य बैच एक टारगेटेड बैच है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लापरवाही करते 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 इस पॉइंट पे आ जाते हैं अंतिम में कि यार अब कोई बैच मिल जाए जो मुझे 2-3 महीने के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करवा दे, ऐसा बैच मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। या कई बार कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको रिवीजन के तौर पे एक बैच लेना होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में कुछ नए टॉपिक्स भी इंक्लूड हुए हैं आपके एग्जाम में। तो उन सारे के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके ये लक्ष्य बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया गया है, जिसमें अगर आप इसे रिवीजन के तौर पे देखें, पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन के तौर पे देखें तब भी ये हेल्पफुल है। और अगर प्यारे बच्चे आपने अभी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ के, डेडिकेशन आपके अंदर ज्यादा पढ़ने की होनी चाहिए, आप इस बैच के साथ जुड़ के अपना सिलेबस पूरी तरीके से एग्जाम के पहले कंप्लीट कर सकते हैं। ये बैच आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चे, और इसमें एडमिशंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। भाई कोर्स की फीस 1499 रुपए है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका सपना सीएचएसएल एग्जाम का भी है, क्योंकि सीजीएल के जस्ट बाद आपका सीएचएसएल एग्जाम लगा हुआ है, तो अगर आप सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप एक ऐसे बैच की नीड है आपको, या एक ऐसे बैच की तलाश में आप हैं प्यारे बच्चे, जहां आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक की तैयारी करवा के आपके एग्जाम तक आपको भेजा जाए, तो ये बैच आपके लिए है, जो कि इसका भी नाम लक्ष्य बैच है प्यारे बच्चे। हम टारगेट करेंगे सीएचएसएल 2026 एग्जाम को। ये भी बैच आपका 25 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसकी कोर्स फीस 1499 रुपए है। साथ ही साथ प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है, दोनों एग्जाम देना है, और अलग अलग बैच खरीदते हैं कि सीजीएल का बैच अलग खरीद लिया, सीएचएसएल का बैच अलग खरीद लिया। तो उनको की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हमने सीजीएल और सीएचएसएल का कॉम्बो बैच आपके लिए प्लान किया है। ठीक है, ये भी एक टारगेटेड बैच है। अगर जिन भी बच्चों का सीजीएल और सीएचएसएल दोनों टारगेट है, वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी भी शुरुआत 25 फरवरी से हो रही है, और इसमें भी एडमिशंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस कोर्स की फीस आपकी 1799 रुपए है, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और मिलेंगे अगली क्लास में। तो इससे आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे कि इससे आगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।